नमस्कार। आप सब जानते हैं कि केरल में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए पूरे जोर लगा रही है। हालांकि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई माहौल वहां बीजेपी के समर्थन में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि वहां पर जो इस समय एलडीएफ की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वाम दलों की जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो बीजेपी को लग रहा है कि उनके पास अच्छा चांस है। बीजेपी ने वहां पर ईसाइयों को और हिंदुओं को एक साथ जोड़ने का अभियान चलाया है, स्नेह यात्राएं निकाली जा रही हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने केरल को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी में जो पारंपरिक उसकी स्ट्रेटेजी रही है उसमें बड़ा भारी बदलाव किया। जैसे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर को बना दिया गया वहां का केरल का बीजेपी अध्यक्ष। भाजपा ने सुरेश गोपी के रूप में एक सांसद भी केरल से इस बार पाया है, तो बीजेपी का साहस इस बार बढ़ा है और वो कुछ ऐसा करना चाहती है कि जो केरल की जनता के सामने एक बड़ा मैसेज दिया जाए। लोकसभा चुनाव जिस समय हो रहे थे उस समय राजीव चंद्रशेखर को केरल इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो मलयाली भाषी हैं। हालांकि बेंगलुरु जो है वो उनका कार्यक्षेत्र रहा है, आईटी के सेक्टर से वो जुड़े रहे हैं, उनका बिजनेस वहीं पर था, लेकिन चूंकि वो मलयाली भाषा भी जानते हैं तो इसलिए उनको शशि थरूर के सामने तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि शायद वो चुनाव जीत ही लेंगे, लेकिन अंत में शशि थरूर की जो क्रेडिबिलिटी है और जो उनका वहां पर नेटवर्क है और जिस तरीके से वहां के लोगों में उनकी लोकप्रियता है वो अंत में शशि थरूर के समर्थन में गई। हालांकि ये चुनाव बहुत नजदीकी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी शशि थरूर जीतने में सफल रहे। अब केरल से हटकर एक किस्से पर आता हूं छत्तीसगढ़ के। इसी 25 जुलाई का एक किस्सा है। जीआरपी जो रेलवे पुलिस होती है उसको यह सूचना मिली कि 2 महिलाएं और एक व्यक्ति 3 महिलाओं को साथ लेकर ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और उन 3 महिलाओं को जबरन पकड़ा गया है। मानव तस्करी का मामला है और उनका धर्म भी बदलकर हिंदू से ईसाई करा दिया गया है। यह धर्मांतरण का मामला है। अब जब ये इस तरह की टिप्स मिली तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने चेकिंग की ट्रेन की, तो वहां पर 2 महिलाएं और एक आदमी। जो महिलाएं थी उनके नाम थे प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस, और जो व्यक्ति था उनके साथ वो था सुखमन मंडावी। और 3 महिलाएं थी जो हिंदू थी और छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली थी। ये दोनों जो महिलाएं थी प्रीति और वंदना फ्रांसिस, ये दोनों मलयाली भाषी थी, नन थी, मिशनरी से जुड़ी हुई थी। और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया कि साहब आप इन तीनों लड़कियों को अगवा करके ले जा रहे हो, ये मानव तस्करी का मामला है। और इसके लिए उन्हें टिप कहां से मिली? बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता है वहां पर, ऋषि मिश्रा और ज्योति शर्मा, इन लोगों की वजह से भी टिप मिली। इनका यह कहना था, इन्होंने जीआरपी से यह कहा कि इनके किसी कार्यकर्ता ने रिक्शा वाले को यह बात करते सुना कि उसकी रिक्शा में ये लोग बैठ करके आए थे कि इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है और ये पहले हिंदू थी और अब ईसाई बन गई हैं और इनका धर्म परिवर्तन करके इनको कहीं बेचने के लिए या कहीं और इनको ले जाया जा रहा है। ये सब लोग आगरा जा रहे थे। आगरा से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एक ट्रेन आती है जो आगरा से होते हुए इधर अमृतसर वगैरह जाती है, संभवतः ये उसी ट्रेन का मामला था। तो इस तरीके से ये सारा मामला हुआ। छत्तीसगढ़ पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अनैतिक व्यापार की जो धाराएं हैं उसके तहत एफआईआर दर्ज की और मामले को एनआईए कोर्ट में भेज दिया गया। इस मामले ने पूरे देश में हल्ला मचा दिया। उत्तर से दक्षिण तक, उधर मेघालय तक सब जगह हंगामा मच गया कि बीजेपी की सरकार में 2 ईसाई नन गिरफ्तार कर ली गई हैं। यह बीजेपी के लिए बड़ी असहज स्थिति थी। राजीव चंद्रशेखर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं केरल के, उनको इसका बारे में पता लगा। उन्होंने तुरंत इसमें सारी मालूमात की और उन्होंने अपनी पार्टी के जो महासचिव हैं, उन पार्टी के मतलब जो केरल के पार्टी के महासचिव हैं अनूप, उन्होंने इस मामले को लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा और कहा कि आप जाइए और वहां के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कीजिए। यह घटनाक्रम बड़ा तेजी से चला। इस बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आने लगी। सोशल मीडिया पर इन महिलाओं के जो 3 महिलाएं ले जाई जा रही थी उनके बयान आने लगे। उन्होंने कहा कि भाई धर्मांतरण का कोई मामला है नहीं,
हमने तो ईसाई धर्म को मानना तब शुरू किया 5-6 साल पहले, जब हमारी माता जी एक बार बीमार हो गई थी और हम ईसा मसीह के वहाँ चर्च में गए और उसके बाद हमारी माँ ठीक होने लगी तो हमने ईसाई धर्म मानना शुरू कर दिया। ये इस तरह का मामला था। फिर बाद में ये भी आया कि उन ननों के साथ मारपीट की जा रही है, बदतमीजी की गई। कुछ वीडियो आए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इन महिलाओं को धमका रहे हैं, उन पर जबरन अपने बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें जब सामने आई और मीडिया रिपोर्ट सामने आई तो राजीव चंद्रशेखर के कान खड़े हुए और वो एक्टिव हुए और उन्होंने इस मामले को लेकर दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। कांग्रेस ने भी इश्यू बनाया। प्रियंका गांधी तो वायनाड की सांसद है, केरल से आती हैं और ईसाइयों से तो उनका पुराना प्रेम है। उन्होंने ननों की गिरफ्तारी को लेकर ऐसे पोस्टर पकड़कर पार्लियामेंट के परिसर में प्रदर्शन भी किया केरल के सांसदों के साथ। केरल के 2-3 सांसद अमित शाह से भी मिले पार्लियामेंट परिसर में ही और उनसे कहा कि साहब इनकी गिरफ्तारी तुरंत खारिज कराई जाए और इनको रिहा कराया जाए और इनको गलत इस मामले में फंसाया जा रहा है। मीडिया ने जैसे जैसे इस मामले को उछालना शुरू किया, बीजेपी के लिए असहज स्थिति शुरू होती चली गई। इस पूरे प्रकरण में मैं आपको जैसे शुरू में बताया कि राजीव चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के जो महासचिव हैं अनूप एंटनी, उनको छत्तीसगढ़ भेजा था, जो वहां के गृह मंत्री विजय शर्मा से मिले और उन्होंने उनसे यह निवेदन किया कि भाई जब इनका मामला एनआईए कोर्ट में पूरा हो जाए, जब पूछताछ पूरी हो जाए, जांच पूरी हो जाए, तो आप इनकी जमानत का विरोध मत करें। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो इनको जमानत मिल जाएगी। और बताया जाता है कि राजीव चंद्रशेखर ने गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से यह मैसेज छत्तीसगढ़ की सरकार को कन्वे भी करा दिया कि भाई आप इनकी जमानत का विरोध ना करें। और 2 अगस्त को इनको जमानत मिल गई दोनों को। और जब इन्हें जमानत मिली, वैसे तो 50,000 का बॉन्ड भरना पड़ा, इनके वीजा और पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं। बिना अदालत की मर्जी के ये विदेश नहीं जा सकती। ऐसे मामलों में अक्सर होता है, जब तक पूरे मामले की सही जांच ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि उनको एकदम से बरी कर दिया जाए। लेकिन राजीव चंद्रशेखर दुर्ग, जहां पर यह पकड़ी गई थी, जेल में थी, उस जेल के बाहर गेट पर खड़े हुए थे इन ननों का स्वागत करने के लिए और इन्हें लेकर के अपनी साथ वो केरल शायद संभवतः गए भी हैं और कुछ केरल से भी लोग उनके साथ वहां पर आए हुए थे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रकरण राजीव चंद्रशेखर ने बड़ी खूबसूरती के साथ हैंडल किया। सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन मैं आपको कुछ साल पहले लेकर के जाता हूं। 90s के दौर में जाइए। हमारी जो यंग जनरेशन है, जो 90s में नहीं थी, उन्हें शायद इस बारे में पता ही नहीं है कि उड़ीसा में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और यह मामला था जनवरी 99 का। वहां पर हुआ यह था कि उड़ीसा का क्योंझर जिला है, वहां के मनोहरपुर गांव में एक घटना हुई, धर्मांतरण का ही मामला था और ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी थे वहां पर, ग्राहम स्टेन्स, उनकी गाड़ी को, उनकी वैगन को घेर कर उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हें जिंदा जला दिया गया था। उनके साथ उनके 10 साल का और 6 साल का बेटा, 2 बेटे थे, उनको भी जिंदा जला दिया गया था। इस मामले ने सारे देश को हिला दिया था। ये जितने भी हिंदू संगठन थे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन सभी का कहना था कि ईसाइयों के और जो गरीब लोग हैं, छोटी जातियों के लोग हैं उड़ीसा में, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। और पूरे देश में, गुजरात में तो सबसे ज्यादा 116 मामले इस तरह के दर्ज हुए थे उन दिनों, जो ऑन रिकॉर्ड मैंने ढूंढा है 98 से 99 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, सरकार का शुरुआत थी। और पूरे देश में इस तरह की घटनाएं सामने होने लगी कि ईसाइयों पर धर्मांतरण के आरोप लगाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं और 116 मामले इस तरह के दर्ज किए गए थे। तो बीजेपी ने देखिए कहां से कहां तक का सफर तय किया है। बीजेपी और इसके समर्थक दल जो बरसों पहले से ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के आरोप को लेकर हंगामा करते रहे हैं, आज वही बीजेपी ईसाई मिशनरीज और इन ये जो सो कॉल्ड धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग हैं, इनके समर्थन में आज बीजेपी को उतरना पड़ रहा है। इसके पीछे की सीधी सीधी जो पॉलिटिक्स है वो इस तरह से है दोस्तों। बीजेपी का मानना है, जो अब मुझे लग रहा है इस मामले के बाद, कि बीजेपी का यह मानना है कि आज की तारीख में इस्लामिक कट्टरपंथ न सिर्फ भारत के लिए, हमारे देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है।
और ईसाइयों का जहां तक मामला था, तो ये ईसाइयों का धर्मांतरण तो ब्रिटिश पीरियड से ही शुरू हो गया था। गरीबों को, आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराना, इसी में अंग्रेज खुश हो जाते थे। लेकिन वो उस मास लेवल पे नहीं था जिस तरीके से आज है। 2014 से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जब से शुरू हुआ, जिसे कहते हैं कि मोदी इरा जब से शुरू हुआ, उस समय से कई शब्द नए आए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, नारकोटिक्स जिहाद, इन सब को आपने सुना होगा कि इनके माध्यम से हिंदू लड़कियों को इस्लामीकरण किया जा रहा है। उनका गल्फ के कंट्रीज में ले जाकर बेच दिया जाता है, आतंकियों के लिए सेक्स वर्कर के रूप में इस्तेमाल कराया जाता है। अभी आपने द केरला स्टोरी फिल्म देखी होगी, उसमें कितना खुल्लम खुल्ला सब कुछ दिखाया गया। और साथ ही साथ अब कॉमन चीज क्या हो गई है दोस्तों? कॉमन चीज ये हो गई है कि केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल में जो ईसाइयों के साथ, जो हिंदुओं के साथ हो रहा था, वो ईसाइयों के साथ हुआ है। धर्मांतरण के जो मामले आए हैं ईसाई लड़कियों को, क्योंकि ईसाई भारी संख्या में हैं केरल में, ज्यादातर वहां भी कन्वर्टेड हैं, लेकिन ईसाइयों को, उनकी लड़कियों को बहकाकर अब इस्लामिक विचारधारा में उनको लाया जा रहा है। उनसे शादी कर ली जाती है, उनको बेच दिया जाता है, स्मगल करके मानव तस्करी के रूप में बाहर भेज दिया जाता है। तो अब मुझे यह लग रहा है कि बीजेपी ने यह रियलाइज किया है कि आज की तारीख में ईसाई धर्मांतरण जो होता है उसके मुकाबले जो इस्लामिक धर्मांतरण हो रहा है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो इसलिए ईसाइयों को साथ लिया जाए, ईसाइयों को सपोर्ट में लिया जाए और उनके साथ मिलकर वहां पर जो मुस्लिम वोटों के दम पर जो सरकारें लगातार एलडीएफ की, कांग्रेस की, यूडीएफ की, ये सारी की सारी बनती रहती हैं, इनके पैरेलल एक बॉडी खड़ी की जाए जिसमें ईसाई और हिंदू एक मंच पर आए। बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, एक ये बड़ी स्ट्रेटजी है। अभी आज की तारीख में ये कहा नहीं जा सकता कि इससे कितनी सफलता बीजेपी को मिलेगी, लेकिन राजीव चंद्रशेखर ने जिस तरीके से प्रोएक्टिव होकर इस मामले को हैंडल किया, उससे ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको बीजेपी को इसका लाभ अवश्य होगा। हालांकि चुनाव अभी काफी दूर हैं और अप्रैल महीने में अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन केरल के चुनाव में अगर बीजेपी अपने कुछ विधायक भी जितवाने में सफल रहती है या फिर एक अपोजिशन की बड़ी पार्टी के रूप में भी उभरने में सफल होती है, तो ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी एक भी सीट विधानसभा की यहां नहीं जीत पाई थी। आपको याद होगा कि रेलवे मैन श्रीधरन, उनको भी यहां चुनाव लड़ाया था बीजेपी ने, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। तो क्या बीजेपी का ये दांव हिंदू और ईसाई वोटों को एक जगह लाने वाला सफल होगा? ये आने वाला समय बताएगा। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।